नेक्स्ट पार्ट। फुप्पो और अब्बा लॉन्च में बैठे बीते दिनों की बातें कर रहे थे। फुप्पो बहुत खुश थी, बार बार नम आंखें पोंछ रही। वो किचन में चाय बना रही थी, जहाँ केक ट्रे में सेट कर रहा था। आज इसने कौन सा एतराफ किया था, वो सब यूं जाहिर कर रहे थे गोया इन्हें याद ही ना हो। तुम्हारी पढ़ाई का हर्ष तो बहुत हो गया होगा, इतने दिन लगा दिए। ड्रॉम ऑफिसर ने तलबी की होगी, वो केक पे कुछ छिड़कते हुए पूछ रहा था। नहीं, ड्रॉम में हाजिरी मार्किंग का कोई जमाना नहीं। हाँ, क्लासेस का हर्ष हुआ तो है। 5 दिन तो स्प्रिंग ब्रेक में शामिल हो गए थे, ऊपर के 6 दिन की गैर हाजिरी लगी होगी। अब मजीद सिर्फ एक छुट्टी की गुंजाइश है मेरे पास। वो कतीली में चाय डालते हुए बोली थी। दोनों एक दूसरे को नहीं देख रहे थे। एग्जाम्स कब हैं? मई के आखिर से जून के पहले हफ्ते तक। और पाकिस्तान तुमने 5 जुलाई को जाना है ना? ये आखिरी महीना तो शायद सिर्फ तुर्की घूमने के लिए है। हाँ, मगर एक्सचेंज स्टूडेंट्स की कोशिश होती है कि करीबी ममालिक भी देख लें। कोई कतर जा रहा है तो कोई पेरिस। वो ट्रे उठाकर जाने के लिए मुड़ी। हम लंदन चले? हया ने पलटकर हैरत से देखा। वो ओवन से स्टेक्स की प्लेट निकालते हुए धीरे से मुस्कुराया था। हम लंदन जा रहे हैं कुछ अरसे तक, अब्बा के इलाज के लिए। तुम भी चलो? आइडिया तो अच्छा है, सोचूंगी। वो जवाबन मुस्कुराई और ट्रे लिए बाहर आ गई। मेरी बहुत ख्वाहिश थी भाई कि ये सब पाकिस्तान में सब रिश्तेदारों के साथ हो, लेकिन शायद ऐसा जल्द मुमकिन ना हो। और फिर हम दोनों हैं तो यहाँ, इसलिए मैंने सोचा कि गैर रस्मी अंदाज में रस्म कर लें। फुप्पो शायद अब्बा से बात कर चुकी थी, तभी वो मुस्कुरा रही थी जब वो जो कारपेट पे पंजों के बल बैठी ट्रे से प्यालियां निकालकर मेज पे रख रही थी, नासमझी से इन्हें देखने लगे। फुप्पो मुस्कुराते हुए उठी और चंद लम्हों बाद छोटी सिल्वर ट्रे ले आई जिसमें सुर्ख फीता रखा नजर आ रहा था। हया ने नासमझी से ट्रे को देखा, फिर किचन से ट्रॉली धकेल कर लाते जहां को वो भी फुप्पो के हाथ में ट्रे देखकर रुका। फिर सवालिया निगाहों से इनका चेहरा देखा। जहां सिकंदर, आपको कोई एतराज तो नहीं? फुप्पो ने बज़ाहिर मुस्कुराते आंखों ही आंखों में इसे मुतनब्बा किया। वो शायद राजी नहीं था, मगर नहीं कहकर ट्रॉली आगे ले आया। हया ट्रे मेज पे ही छोड़कर उठ खड़ी हुई। इसे अब नजर आया था सुर्ख फीते के दोनों सिरों पे एक एक अंगूठी बंधी थी। शादी का वक्त तो जाहिर है हम बाद में डिसाइड करेंगे, मगर हर माँ की तरह मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं अपनी बहू को निस्बत की अंगूठी पहना दूं। फातिमा भी होती तो कितना अच्छा होता। वो दोनों अंगूठियों को पकड़े इन दोनों के पास आई। इनके हाथ बढ़ाने पे हया ने किसी ख्वाब किसी कैफियत में अपना हाथ आगे किया। उन्होंने मुस्कुराते हुए इसमें अंगूठी डाली। वो एक सादा प्लेटिनियम बैंड था, सुर्ख रिबन के साथ दूसरे सिरे पे बंधा हुआ बैंड इन्होंने जहान की उंगली में डाला। फिर ट्रे से छोटी कैंची उठाकर रिबन दरमियान से काटा। दोनों की अंगूठियों से बंधा रिबन इनकी उंगलियों के साथ झूलता रह गया। तुर्की में मंगनी शायद इसी तरह हुआ करती थी। हया ने सुन होते दिमाग के साथ सर उठाया। जहान फुप्पो को देखते हुए मुस्कुरा रहा था। वो इसकी पेशानी चूमकर दुआ दे रही थी। अब्बा भी उठकर इसको गले से लगाए दुआ दे रहे थे। वो सब कितना हसीन था, किसी ख्वाब की तरह। धनक के सारे रंगों से मुज़य्यन कोई बुलबुला जो कशिश शकल से आजाद होकर ऊपर उड़ता जा रहा था। ऊपर ऊपर और ऊपर। तुम क्यों चुप बैठे हो बरखुरदार? अब्बा शायद जहां से पूछ रहे थे। मैं सोच रहा हूँ मैं वो पहला आदमी होऊंगा जिसकी मंगनी इसकी शादी के बाद हुई है। वो धीरे से हंसकर बोला और वो निचला लब दबाए जल्दी से ट्रे लिए किचन में आ गई। इसका सुस्त सतरंगा बुलबुला ऊपर, बहुत ऊपर तैरता जा रहा था। शाम में देर से जहां अब्बा को वापस छोड़ने गया और फुप्पो अपने काम निपटाने लगी तो वो लॉन्च में आ बैठी। अपनी उंगली में पहनी अंगूठी से बंधे रिबन को देखते हुए जेर लब मुस्कुरा रही थी। तभी लैंडलाइन फोन की घंटी बजी। हेलो, इसने रिसीवर उठाया। दूसरी जानिब कोई निस्वानी आवाज थी। क्या मैं मिस्टर जहां सिकंदर से बात कर सकती हूँ? नहीं, वो जरा बाहर तक गए हैं, कोई पैगाम हो तो दे दीजिए। चंद लम्हे की खामोशी के बाद वो बोली, जहां को कहना इसने जो पार्सल मुझे भिजवाया था वो खो गया है, किसी गलत एड्रेस पे चला गया है। शायद मैं इसे रात में कॉल करूंगी। इसके साथ ही इसने फोन रख दिया। हया ने एक नजर रिसीवर को देखा और फिर शाने उचकाते हुए इसे क्रडल पर डाल दिया। जहां जब वापस आए तो वो लॉन में मुंतजिर बैठी थी। फुप्पो अब तक सोने जा चुकी थी। हया का इरादा था कि वो लंदन के ट्रिप का प्रोग्राम जहां से डिस्कस करे
और भी बहुत सी बातें थी, मगर पहले इसका पैगाम। मामू सुबह होटल से ही एयरपोर्ट चले जाएंगे, हमें आने से मना कर दिया है। तुम यूं करो, 2 कप कॉफी बना लो, मैं कुछ नई मूवीज लाया था, देखते हैं। वो बहुत अच्छे मूड में कहते हुए टीवी के नीचे बने रैक की तरफ आया था। ओके, लाती हूँ। और हाँ, तुम्हारे लिए फोन आया था, वो उठते हुए बोली। कोई लड़की थी, नाम तो नहीं बताया, मगर कह रही थी कि तुम्हारा पार्सल इसे नहीं मिला, किसी गलत एड्रेस पे चला गया है, शायद वो रात में कॉल करे। वो तेजी से मुड़ते हुए उठा। मेरा पार्सल इसे नहीं मिला? और क्या कहा? वो बेयकीनी से इसे देख रहा था। कुछ नहीं, कॉफी लाऊं? नहीं, रहने दो, वो कदरे मुस्तरिब अंदाज में कहते हुए सोफे की तरफ आया। फोन उठाकर CLI चेक करने लगा। इसकी उंगली में अंगूठी अब भी थी, मगर रिबन नहीं था। तुम्हें सुबह कैंपस भी जाना होगा, तुम यूं करो सो जाओ, मैं बस थोड़ा काम कर लूं। वो उलझते मुतफक्कर अंदाज में CLI चेक करने लगा। सुस्त सतरंगा बुलबुला फट गया, सारा मूड गारत, सारा प्लान खत्म। ओह अच्छा, कहकर बददिली से कमरे से चली गई। इसका कमरा लॉन से मलहका था। दरवाजे की हल्की सी दर्ज इसने खुली रहने दी। जब तक वो सो नहीं गई, इसे जहां सोफे पे मुस्तरिब सा बैठा फोन को देखता नजर आता रहा था। वो सुबह फजर पे उठी तो देखा जहां उसी तरह सोफे पे बैठा फोन को देख रहा था। इसकी आंखें रत जगह से सुर्ख हो रही थी। इसकी लड़की का फोन नहीं आया था, शायद इंतजार लाहासिल था। इसके दिल पे बहुत सा बोझ आम पड़ा था। नेक्स्ट पार्ट। क्लास में वो सर से दुपट्टा उतार कर गई थी और बिल्कुल पीछे बैठी रही। बाहर निकलते ही इसने सर पर ठीक से दुपट्टा ले लिया। कॉमन रूम में वापस आई तो मोहतसम मिल गया। हया, क्या हाल है? हुसैन और मोहतसम इसके लिए खड़े हो गए। डीजे की सिखाई गई उर्दू। वो उदास मुस्कुराहट के साथ इनके पास आए। मैं ठीक ठाक हूँ और आपकी खैरियत ठीक चाहती हूँ। मुझे तुम्हें कुछ दिखाना था। आखिरी फिक्रा इसने अंग्रेजी में अदा किया। पजल बॉक्स? वो खुला नहीं, मगर इस पे लिखी पहेली मिल गई। ठहरो, मैं ले आऊं। वोल्टे कदमों वापस पलटी। कमरे में आकर इसने बैग खोला। कपड़े, जूते, स्वेटर्स, पर्स, हर चीज उलट पुलट की, मगर पजल बॉक्स वहां नहीं था। किधर गया? यही तो था, आखिरी दफा रखा था इसने। वो सोचने लगी। हाँ, स्टडी में, जब वो जहां के आने का इंतजार कर रही थी। और खुदा ना करे कि वो पाशा के हाथ लगे। इसने जल्दी से मोबाइल उठाया, उसकी टूटी स्क्रीन को देखते हुए आयशा का नंबर मिलाया। नेक्स्ट पार्ट। सफेद महल के अगबी बागीचे में सहपहर उतरी थी। आयशा स्टूल पे बैठी वर्क टेबल पे लकड़ी का टुकड़ा रखे नोकदार छुरे से इसको छीद रही थी। इसकी आंखें मुकम्मल अपने काम पे मरकूज थी। आयशा, हया की कॉल। बहारे इसका मोबाइल पकड़े भागती हुई बाहर आई थी। आयशा ने हाथ रोककर इसे देखा और मोबाइल थाम लिया। अस्सलाम वालेकुम हया। अब वो फोन कान से लगाए अजली खुशी से रस्मी बातें कर रही थी। बहारे साथ ही खड़ी हो गई और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बातें सुनने लगी। पजल बॉक्स? आयशा की मुस्कुराहट जरा सिमटी, भवें उलझी सी सुकड़ी। तुम्हारा वाला किधर रखा था? बहारे ने चौंक कर इसे देखा। इसका दिल इस लम्हे जोर से धड़का। मैंने कल ही पूरी स्टडी की सफाई अपने सामने करवाई है, अगर होता तो मिल जाता। हो सकता है तुम साथ ले गई हो। अच्छा, तुम फिक्र ना करो, मैं दोबारा देखकर बताऊंगी। इसने मोबाइल बंद करके मेज पर रख दिया। बहारे, तुमने हया का पजल बॉक्स तो नहीं देखा? नहीं। बहारे ने हौले से नफी में सर हिलाया। चलो फिर यूं करते हैं कि मिलकर तलाश करते हैं। मेहमान की चीज मेजबान के घर में कभी नहीं खोनी चाहिए, बहुत शर्मिंदगी की बात होती है। वो चीज समेटते हुए उठ गई। बहारे सर झुकाए अपनी बड़ी बहन के पीछे चल दी। इसके जहन के पर्दे पे सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, ये बॉक्स मेरे पास है। ये बात मेरे और तुम्हारे दरमियान राज रहेगी। तुम हया आयशा को नहीं बताओगी इस बारे में, ठीक है? अब्दुल रहमान। ठीक अब्दुल रहमान, इसने बेदिली से जेलब दोहराया था। नेक्स्ट पार्ट। इस रोज जब आयशा ने SMS किया तब वो हाले के साथ जुम्मे की नमाज में अयूब सुल्तान जामे आई हुई थी। नमाज जुम्मे पे जामे में खसूसी एहतमाम किया जाता था। तुर्के रस्म के मुताबिक कमसिन बच्चे नमाज पढ़ने सुल्तान के मखसूस लिबास में आते थे। सुनहरी पगड़ी, सुनहरा और सफेद जर्द लिबास,
म्यान में तलवार, कामदार जूते पहने हुए अन्य सलातीन अपनी माओ की उंगलियां थामे हर जगह फिर रहे होते थे। अंसारी मोहल्ले में हाले के साथ चलते हुए से बेख्तियार अपना और डीजे का तुर्की में पहला दिन याद आया। वो दिन जब वो बहुत तवील था। अब उन 3.5 माह में कितना कुछ बदल चुका था। अंसारी मोहल्ले में इस्तांबुल के बेहतरीन और सस्ते स्कार्फ मिला करते थे। अब वो सर ढक के बगैर बाहर नहीं निकलती थी, मगर इसके सारे दुपट्टे शिफॉन के या रेशमी होते थे जो सर पे नहीं टिकते थे। अब वो यहाँ ऐसे स्कार्फ लेने आई थी जो सादा और एक रंग के हों, ना कि ऐसे शौक और कामदार के हर किसी की तवज्जो घेरें। इसे अब किसी और को अपनी तरफ मुतवज्जा नहीं करना था। जहान इसका था, इसे और कुछ नहीं चाहिए था। वो अपने चंद जोड़ों के साथ हम रंग स्कार्फ पैक करवा रही थी जब मैसेज टून बजी। इसने फोन निकालकर खराश शुदा स्क्रीन को देखा। आयशे का पैगाम जगमगा रहा था। मैंने सारे घर में ढूंढा मगर नहीं मिला। तुम खुद किसी दिन आ जाओ और दोबारा मिलकर ढूंढ लेते हैं। इसने वीकेंड पे आने का वादा करके मोबाइल पर्स में रख दिया। वापसी पर जवाहिर चलते हैं, मुझे फोन स्क्रीन ठीक करवानी है। श्योर, हाले ने हामी भर ली। वो डीजे के बाद इसके साथ साथ ही रहा करती थी। हाले उन लोगों में से थी जो दूसरों की मदद के लिए हमवक्त तैयार रहते हैं और बदले की तवक्का के बगैर मदद करते हैं। तुर्की के पुरखुलूस लोग। टैक्सन से उन्होंने अंडरग्राउंड मेट्रो पकड़ी। पहला स्टॉप छोड़कर वो दूसरे पे उतर गई। स्टेशन से बाहर सामने ही जवाहर शॉपिंग मॉल था। बुलंदों वाला खजूर के दरख्त, लशपश चमकता मॉल, रोशनियों का समंदर। हाले कुछ खाने के लिए टेक अवे करने एक रेस्टोरेंट में चली गई और वो बलाई फ्लोर पर फोन रिपेयरिंग शॉप पर आ गई। 5-10 मिनट का काम है मैम, आप काउच पे बैठ जाए, मैं अभी कर देता हूँ। जिस दुकानदार लड़के ने इसे फोन लिया था वो फोन का मुआयना करके बोला। वो सर हिलाकर सामने काउच पे आ बैठी और रैक से एक मैगजीन उठाकर यूं ही वर्क गर्दानी करने लगी। लड़का शोकेस के पीछे खड़ा इसके मोबाइल के टुकड़े अलग अलग कर रहा था। केसिंग उतार के इसने बैटरी निकाली और एकदम रुक गया और सर उठाकर कदर तजज्जुब से हया को देखा। मैडम, इसने जरा उलझन से पुकारा। हया ने मैगजीन से सर उठाकर इसे देखा। क्या हुआ? ये लगा रहने दूं क्या? वो रिसाला रखकर इसके करीब चली आई। आपके फोन में जीपीएस ट्रेसर है, इसे लगा रहने दो। ट्रेसर? मेरे फोन में ट्रेसर है? वो सांस लेना भी भूल गई। ओह, आपको नहीं मालूम था? और जिसने ये ट्रेसर डाला है वो तो हमा वक्त आपकी लोकेशन ट्रेस कर रहा होगा। वो बिना पलक झपके अपने मोबाइल के अंदर लगे नाखून बराबर बारीक ट्रेसर को देखने लगी। ओह, वो सोचती थी कि पाशा को इसकी लोकेशन का कैसे पता चलता है। यकीनन इसके पीछे फोन्स में भी ट्रेसर होंगे। तभी ये बहुत सोफिस्टिकेटेड है मैम, ये बहुत सोफिस्टिकेटेड है मैम। और वो जब चाहे इससे फोन का माइक ऑन करके आपकी गुफ्तगू भी सुन सकता है। अब इसका क्या करूं? वो चंद लम्हे इसे देखते गई। इसका जहन तेजी से काम कर रहा था। इसे लगा रहने दो। रियली? लड़का हैरान हुआ था। एक ट्रेसर निकालूंगी तो वो 10 ट्रेसर डालेगा, इसलिए बेहतर है मैं इसी ट्रेसर से धोखा खाती रहूं। मैं हर जगह इसे साथ नहीं लेकर जाऊंगी, खुसूसन इस जगह नहीं जहां मैं नहीं चाहती कि इसको पता चले। ओह, वेरी स्मार्ट। लड़का मुस्कुराया। मैं आपको किसी छोटी सी डब्बी में डाल देता हूँ ताकि आपको इसे बार बार फोन से अलहदा ना करना पड़े। वो अब एहतियात से वो नन्हा सा ट्रेसर निकाल रहा था। हया अभी तक बिना पलक झपके इसे देख रही थी। अब्दुर्रहमान पाशा, वो क्या करे इस आदमी का? वो अपना इतना वक्त और तवानाई इस पर क्यों सर्व करता है? क्या ये अंधी मोहब्बत थी या कुछ और? नेक्स्ट पार्ट। अंधेरे कमरे में मध्यम सब्ज नाइट बल्ब की रोशनी बिखरी थी और जजीरे के साहिल से सर टकराती लहरों की सरसराहट तक महसूस होती थी। आयशा आंखों पे बाजू रखे तकरीबन नींद में जा चुकी थी जब बहारे ने पुकारा, आयशा बात सुनो। वो चित लेडी छत पे किसी गैर मरई नुक्ते को घूर रही थी। नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। आयशा की आवाज नीम गनूदगी से बोझल थी। जब बंदा बार बार झूठ बोलता है तो क्या होता है? अल्लाह ताला इसे अपने पास बहुत झूठ बोलने वाला लिख लेता है।
बहारे ने चौंक कर इसे देखा। आयशा की आंखों पे बाजू था। शुक्र कि वो बहारे का चेहरा नहीं देख सकती थी। अपने पास किधर? आसमानों पे? हाँ, आसमानों पे। क्या इस नाम के साथ झूठा किसी बड़े पर जाता है? शायद ऐसा ही हो। अब सो जाओ। आयशे, अगर अल्लाह ताला वो पोस्टर आसमान पर बिछा दे तो क्या सबको इसके नाम के साथ झूठा लिखा नजर आएगा? इसकी आवाज में अनजाना सा खौफ था। चश्मे तसव्वुर ने इसने देखा, बाहर तारीख आसमान पर सुर्ख अंगारों से लिखा था, अनातोलिया की बहारे गुल, बहुत झूठ बोलने वाली। हाँ, सबको हर जगह से वो नजर आएगा, जो घर के अंदर कमरे के अंदर होगा उसे भी। हाँ, अब सो जाओ बच्चे, सुबह काम पे भी जाना है। और अगर कोई बेड के नीचे घुस जाए तो वहां से भी आसमान नजर आएगा। हाँ, और बहारे गुल, तुम अब बोली तो मैं तुम्हें ट्रंक में बंद कर दूंगी। आयशा झुंझला कर बोली थी। इसकी नींद बार बार टूट रही थी। वो सारे दिन की थकी हुई थी। बहारे इसे जरा सी आयशा के करीब खिसकी और चेहरा इसके कान के करीब ले। आयशा, इसने बहुत धीमी से सरगोशी की। क्या ट्रंक के अंदर से भी आसमान नजर आएगा? अल्लाह अल्लाह। आयशा ने गुस्से से बाजू उठाया। बहारे ने गड़प से मुंह कंबल के अंदर कर लिया, मगर इसे कंबल के अंदर से भी आसमान नजर आ रहा था। सुर्ख अंगारे से उसी तरह दहक रहे थे। नेक्स्ट पार्ट। इस शाम वो टाक्सन में अपनी सुर्ख हील ठीक करवाने आई थी। जब हील जुड़ गई तो वो किसी ख्याल के तहत शॉपर लिए स्क्वायर के मुजस्मे की तरफ आई। इस्तकलाल, मुजस्मे आजादी। मुजस्मे के गिर्द घास से गोल कते अराजी को मुस्बत के निशान की तरह 2 गज गुजरगाहों ने काट रखा था, जिससे गोल कते 4 बराबर खानों में बढ़ गया था। कंपास के 4 खाने हर सू ट्यूलिप्स की महक थी। बहादुर जनरल अब मुजस्सम सूरत इसके सामने खड़ा था। अतातुर्क मुस्तफा कमाल पाशा, वो दूसरा पाशा था जिससे इसको शदीद नफरत होने लगी थी। सिर्फ इसकी वजह से वो रोज क्लास में स्कार्फ उतारती थी और टाली इसको एक इस्तेज़ाइया मुस्कुराहट के साथ देखा करती थी। इस एक आदमी ने इसे हरा दिया था, मगर इंसान को कोई चीज नहीं हरा सकती जब तक कि वो खुद हार ना मान ले। डीजे कहीं दूर से बोली थी। वो चंद कदम मजीद आगे चलकर आई। इसने मुजस्सम हुई जंगजू की पत्थर आंखों में देखा। यह आदमी क्यों जीता? क्योंकि ये लड़ना जानता था, क्योंकि इसने शिकस्त तस्लीम नहीं की थी, क्योंकि वो लड़ता रहा था, यहाँ तक कि इसे फतह मिल गई। और एक जंगजू को कैसे हराया जाता है? इसने मेजर अहमद से दिल ही दिल में पूछा था। इससे मुकाबला करके, इससे तब तक लड़के जब तक के फतह ना मिल जाए या जान ना चली जाए। जवाब फौरन आया था। अगर वो गलत होकर इतना पुरएतमाद था तो वो सही होकर पुरएतमाद क्यों नहीं थी? वो गलत होकर जीत सकता था, वो तो सही होकर क्यों नहीं जीत सकती थी? वो क्यों उतारे इसको? वो इन लोगों के पीछे अल्लाह ताला को क्यों नाराज करे? ज्यादा से ज्यादा सबांची वाले निकाल देंगे तो निकाल दें, मगर क्यों निकाल देंगे? नहीं, वो ना स्कार्फ उतारेगी ना मैदान छोड़ेगी। वो अतातुर्क के मुजस्समे को यही स्कार्फ लपेट कर सबांजी के क्लासरूम में बैठकर पढ़कर दिखाएगी। मस्जिद में जो फैसला मैंने किया था इसे अब पूरा करना था। तैयब उर्दगान को कानून बदलना पड़ेगा, सो पड़े। वो मजीद इस जिल्लत से नहीं गुजरेगी। अल्लाह ताला की हदूद का मजाक नहीं उड़ाया जा सकता। अब वो स्कार्फ पहनकर ही पड़ेगी। देखते हैं कौन रोकता है इसे। इसकी मां रोए इसे। अतातुर्क के मुजस्समे को देखते हुए इसने अहद किया था कि वो इसे जिंदगी भर अपने स्कार्फ पे समझौता नहीं करेगी। वो नकाब नहीं कर सकती, वो बुर्का नहीं ओढ़ सकती, मगर स्कार्फ ओढ़ना ये एक काम है जो वो कर सकती है, तो फिर इसे रोकने का हक किसी को नहीं। कोई रास्ता तो होगा। रास्ता जरूर होता है, मेजर अहमद ने कहा था। रास्ते ढूंढे जाते हैं, इसे भी रास्ता ढूंढना था। नेक्स्ट पार्ट। आईने में अपने अक्स को देखते हुए इसने स्कार्फ को थोड़ी तले पिन से जोड़ा। अपने सामने के 2 तिकोने पल्लुओं में से एक को मुखालिफ में चेहरे के गिर्द लपेटकर सर की पुष्ट पे पिन से लगाया। स्कार्फ खासा बड़ा था। इस दूसरे पल्लू ने सामने से इसे ढक दिया था। नीचे से आज स्कर्ट पे इसने पूरी आसीनों वाला मैरून फूलदार ब्लाउज पहन रखा था। तवक्का के बरखलाफ मैरून स्कार्फ के हाले में दमकता इसका चेहरा काफी अच्छा लग रहा था।
किताबें उठाए, बैग कंधे पर डाले। जब वो सबानती की मरकजी इमारत की सीढ़ियां चढ़ रही थी तो सामने ही टाली चंद यूरोपियन स्टूडेंट्स के साथ आती दिखाई दी। वो गुजरते गुजरते आजकल हया के स्कॉफ पे कोई तबसरा कर दिया करती थी। अब भी हया को आता देखकर इसके लबों पे इस्तज़ाइया मुस्कुराहट उभर आई। हया, इसने जोर से आवाज दी। हया उसे नजरअंदाज करके तेज से सीढ़ियां चढ़ने लगी। आज इसकी पहली क्लास टाली के साथ ही थी। हया, व्हाट कलर इज योर हेयर टुडे? ब्लू। हया बिना कुछ कहे अंदर की जानिब बढ़ गई। पीछे से आते कह कहे को इसने नजरअंदाज कर दिया। आजकल जहां इन लड़कियों से सामना होता वहां वो इसे तमस्कुर से अरब लड़की कहकर पुकारा करती थी। बदतमीज ना हो तुम। आज वो बिना स्कार्फ उतारे क्लास में चली आई और दूसरी किताब में बहुत एतमाद से बैठ गई। चंद ही लम्हों बाद टाली इसके साथ आ बैठी। तुमने स्कार्फ नहीं उतारा? क्या अभी सबके सामने उतारोगी? जवाबन इसने बहुत एतमाद से मुस्कुराकर टाली को देखा। देखते हैं, जताने वाले अंदाज में कहकर वो किताबें जोड़ने लगी। अंदर से इसका दिल भी अजीब अंदाज में धड़क रहा था। आज क्या होगा, वो उसे निकाल देंगे क्या? प्रोफेसर बाबर साहब ने अभी लेक्चर शुरू भी नहीं किया था कि इसकी निगाह हया पर पड़ी। मिस, मेरा नहीं ख्याल कि आपको क्लासरूम में स्कार्फ करने की इजाजत है। वो बराह रास्त इसे मुखातिब करके बोले। बहुत से तलबा और तालबात गर्दन ने मोड़कर इसे देखने लगे। जो सारी बड़ी बड़ी बातें, अहादीस, आयात, अकवाल इसने इस मौके के लिए याद करके रखे थे, वो सब इसे भूल गए। इसे समझ में ही नहीं आया कि क्या कहे। वो बिल्कुल खाली खाली निगाहों से प्रोफेसर का चेहरा देखने लगी। टाली भी मुस्कुराहट दबाए इसे देख रही थी। मिस, आप हेड कवरिंग रिमूव करें, उन्होंने दोहराया। जो अल्लाह से डरता है अल्लाह इसके लिए रास्ता निकाल देता है, आयशा ने एक दफा कहा था, मगर इसे सारे रास्ते बंद नजर आ रहे थे। सब इसे यूं ही देख रहे थे। इसने कुछ कहने के लिए अभी लब खोले थे, तभी पीछे से कोई तुर्क लड़की बोल उठी। सर, ये एक्सचेंज स्टूडेंट है, मेहमान, और ये रूल मेहमानों पे अप्लाई नहीं होता। इसने जल्दी से अपने प्रोफेसर को कुछ याद दिलाया था। ओह सॉरी, आप मेहमान हैं, प्लीज तशरीफ रखिए। प्रोफेसर बहुत शाइस्तगी से माजरत करके लेक्चर शुरू करने लगे। टाली के लबों से मुस्कुराहट गायब हो गई। हया ने एक नजर से देखा और धीरे से मुस्कुराई, फिर गर्दन मोड़कर पीछे अपनी मोहसिना को देखना चाहा। लेक्चर शुरू हो चुका था, तमाम सर झुकने लगे थे। वो इस लड़की को देख नहीं पाई, सो चेहरा वापस मोड़ लिया। इसके दिलो दिमाग सुन हो चुके थे। किसी ख्वाब, किसी कैफियत में इसने लिखना शुरू किया। सब इतना आसान हो गया, इसने कभी तसव्वुर नहीं किया था। नेक्स्ट पार्ट यही रखा था, कहाँ जा सकता है। वो वीकेंड पे बेओकदा आई थी और अब आयशा और बहारे के साथ मिलकर सारी स्टडी छानकर मायूसी से कह रही थी, वो बहुत कीमती था, मैं इसे खोने की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। साथ खड़ी बहारे का चेहरा जर्द और सर झुका हुआ था। इसके हाथ बहुत धीरे से चल रहे थे, शायद वो बीमार थी। तुम्हें क्या हुआ बहार का फूल? वो बहारे का ये पसमुर्दा अंदाज काफी देर से महसूस कर रही थी। पूछे बिना ना रह सकी। बहारे ने गर्दन उठाकर खाली खाली खामोश नजरों से इसे देखा। वही पुराना मसला। सुबह बहारे को एक सीप मिला जिसमें मोती नहीं था, हालांकि मुझे तो आज एक भी सीप नहीं मिला। आयशा अपने घर से पजल बॉक्स खो जाने पे उदास थी। अब मेरे सीप से मोती कभी नहीं निकलेगा, बहारे बड़बड़ाई। वो दोनों महसूस किए बिना स्टडी टेबल के दराज खोल कर देख रही थी। वो बॉक्स अब्दुर्रहमान के हाथ ना लग जाए, मुझे इसी बात का डर है। वो बॉक्स इसको नहीं मिलना चाहिए। आयशा, बहारे की झुकी गर्दन मजीद झुक गई। मुलाजमा कभी चोरी नहीं करती, इसने भी बॉक्स नहीं देखा, कहाँ ढूंढे। हया थके थके से अंदाज में कुर्सी पे गिर गई। इसका दिल बहुत बुरा हो रहा था। आई एम सॉरी हया, आयशा ने आजर्दगी से कहा। इसी पर कमरे में दबी दबी सिसकियां गूंजने लगी। हया ने चौंक कर बहारे को देखा। वो सर झुकाए हौले से रो रही थी। बहारे, क्या हुआ? वो दोनों भागकर इसके पास आई। बहारे ने भीगा चेहरा उठाया। वो बॉक्स अब्दुर्रहमान के पास है, इसने मुझे तुम्हें बताने से मना किया था। क्या? वो सांस लेना भूल गई। आयशा खुद शशदर सी रह गई। मगर मुझे पता है कि इसने वो किधर रखा है, मैं तुम्हें ला देती हूँ। बहारे एकदम उठी और फिर बाहर भाग गई। वो दोनों साकिब शशदर सी अपनी जगह पे खड़ी थी। 5 मिनट बाद बहारे वापस आई तो इसका भीगा चेहरा खुशी से दमक रहा था। इसके हाथ में पजल बॉक्स था। वो हया का पजल बॉक्स ही था, इसमें कोई शक नहीं था। ये लो तुम्हारी अमानत। इसने बॉक्स हया की तरफ बढ़ाया। बहारे गुल, हया सुलेमान तुमसे बहुत प्यार करती है। इसने बेख्तियार झुककर इस नन्ही पड़ी के दोनों गाल चूमे। और तुम उसको डांटना मत, सच बोलने पर किसी को डांटा नहीं जाता। इसने साथ ही आयशा को कह दिया।
जो बहारे से जरा खफा सी लग रही थी, मगर इसकी बात समझकर मुस्कुरा दी। आने किसी के घर गई हुई थी। खाना खाने के बाद वो हया को वापस छोड़ने के लिए घर निकल आई। बहारे करीबी क्लब से अब्दुर्रहमान का घोड़ा ले आई थी और अब इस पर बैठी इन दोनों के अकब में चल रही थी। इसे अब्दुर्रहमान ने राइडिंग सिखाई है। बहारे से अच्छी राइडिंग पूरे अदा में कोई भी नहीं कर सकता। वो मुस्कुरा कर रह गई। अब्दुर्रहमान का नाम वो आखिरी नाम था जो इस वक्त वो सुनना चाहती थी। इसने इसका बॉक्स क्यों रखा, वो यही समझने से कासिर थी। तुम पे ये स्कॉफ बहुत अच्छा लगता है या कभी मत छोड़ना। नहीं छोड़ूंगी। मैं सबांगी से जीत गई, मैं अतातुर्क से जीत गई, मुझे और क्या चाहिए। तुम्हें कुछ भी छोड़ना पड़े, इसे मत छोड़ना, आयशा ने दोहराया। हया ने मुस्कुराकर सर हिला दिया। इनकी अकल में घोड़े की पीठ पर बैठी बहारे ने अचंभे से आयशा को देखा। इसकी बहन इतने असरार से अपनी बात दोहराती तो नहीं है, फिर अब क्यों। नेक्स्ट पार्ट। मोहतसम ने जली हुई एतराफ वाले पजल बॉक्स को उलट पुलट करके देखा, फिर एक बड़े डब्बे की तरफ इशारा किया जो इसके साथ घास पे पड़ा था। पहले फ्लूटीला के लिए फंड दो। ओ श्योर। वो घास में बैठे हुए पर्स से पैसे निकालने लगी। चंद नोट डब्बे की दर्ज में डालकर इसने देखा, इस पे जली हरूफ में लिखा था फ्रीडम फॉर टीला 2010। वो मई 2010 था और इसी माह के आखिर तक फ्लूटीला ने गजा के लिए रवाना होना था। ये बात अब तक फलस्तीनी बहुत दफा दोहरा चुके थे। घास के आगे मसनूई झील दोपहर की किरणों में चमक रही थी। मुअत्तसम इस चमकती धूप में बॉक्स पकड़े काफी देर तक इसे उलट पुलट करके देख रहा था। यकीन करो मुझे कभी समझ में नहीं आया, मगर इस हुमर वाली पहेली को हल करना आसान होगा। ठहरो, कोशिश करते हैं। इसने जली लकड़ी पे लिखे सुनहरे हरूफ पढ़े। मार्क ऑन हुमर डाउट्स अ स्टिक विद ट्विन स्प्रॉट्स। हुमर वही फलसफी था जिसके बारे में हेराक्लिटस ने कहा था कि इसे दुर्रे मारे जाने चाहिए। इसके कहने पर मुअत्तसम ने सर उठाकर खफगी से इसे देखा। वो शाने उचकाकर रह गई। यूनानी फलसफा वो आखिरी शय थी जो इसे दिलचस्प लगी थी, मगर शायद मेजर अहमद का हिसाब उल्टा था। हुमर के शुभात पर निशान ज़दा स्टिक। यहाँ किसी निशान की बात हो रही है। हुमर के शुभात, मगर कैसे शुभात, वो सोचने लगा। मुअत्तसम निशान तो किसी के लिखे हुए काम पर ही लगाया जा सकता है। तो क्या हुमर के लिखे हुए काम में किसी के शकूक व शुभात का जिक्र है? ये तो मुझे नहीं पता, मगर इसके अपने काम में जो हिस्सा बाद में आने वाले नाक़दीन को मशकूक लगता है, इसे मार्क जरूर किया गया है। कैसे मार्क किया गया है? वो चौंकी। किसी खास निशान से? मुझे बस इतना मालूम है कि हुमर के काम में मुतशाबह हिस्सा होता है, इसमें ओबिलस का निशान लगाकर मार्क किया जाता है। ओबिलस क्या होता है? तुम्हें ओबिलस का नहीं पता? ये होता है ओबिलस। इसने रजिस्टर के सफे पे एक सीधी लकीर खींची और इसके ऊपर नीचे एक एक नुक्ता लगा दिया। ये तो तकसीम का सिंबल है। इस तरह कहो ना। इसने पजल बॉक्स की स्लाइड ऊपर नीचे की, यहाँ तक के पूरा लफ्ज ओबिलस लिखा गया, मगर बॉक्स जामिद था। ये सिर्फ पहली पहेली का जवाब है हया। अब मैं इन चारों के जवाब का तलाश करके इनमें से मुश्तरक बात ढूंढनी है। इसने याद दिलाया। हया ने बददिली से पजल बॉक्स इसे थमा दिया। वो इस वक्त खुद को बहारे की तरह महसूस कर रही थी, अपने तोहफे के इतने करीब मगर इतनी ही दूर, और बेबस, बहुत बेबस। नेक्स्ट पार्ट। शाम का अंधेरा इस्तकलाल स्ट्रीट पे उतर आया था। गली की रौनक और रोशनी अपने अरूज पर थी और हाले काफी दिनों बाद इस्तकलाल स्ट्रीट आई थी। इम्तिहान करीब थे, सो निकल ही नहीं पाई थी। अब निकली तो डीजे की यादें ताजा हुई। खरीदा इन्होंने कुछ भी नहीं, बस विंडो शॉपिंग करती नहीं। वो 8 बजे वाले गोरसल से आई थी। गोरसल को वापस रात 1:30 बजे जाना था, तब तक इनका इरादा खूब अच्छी तरह से जदेसी में घूमने का था। पहले तो बर्गर किंग में डिनर कर लेते हैं, ठीक? वो उस रोज के बाद जहां से भी नहीं मिली थी। सोचा अब मिल ले। तुम्हारी सुलह हो गई उससे? वो बर्गर किंग के दरवाजे पर थी जब हाले ने पूछा। हया ने जरा हैरत से इसे देखा, फिर हंस दी। वो बात तो बहुत पुरानी हो गई है, अब तक बहुत कुछ बदल चुका है। वो मध्यम मुस्कुराहट के साथ बोली। सयाह स्कार्फ चेहरे के गिर्द लपेट रखा था और इसमें दमकता इसका चेहरा बहुत मुतमईन लग रहा था। हाँ, लग तो रहा है। हाले शरारत से मुस्कुराई।
हया ने अपना बायां हाथ आगे किया। प्लेटिनियम रिंग रात की मसनूई रोशनियों में चमक रही थी। व्हाट? तुम्हारी जहां सिकंदर से मंगनी हो गई और तुमने मुझे बताया नहीं? हाले खुशगवार हैरत से उठी। वो दोनों रेस्टोरेंट के दरवाजे पे खड़ी थी। इतराफ में लोग आ जा रहे थे। मगर शादी मंगनी से पहले हुई थी, यही कोई 20-21 साल पहले। लंबी कहानी है, डिनर के बाद सुनाऊंगी। वो जल्दी से हाले का बाजू थामे अंदर चली गई। आज इसने वही सुर्ख हील पहन रखी थी और जरा एहतियात से चल रही थी। जहां तो 6 बजे ऑफ कर गया, अभी घर पे होगा, वहां काम करने वाले लड़के ने बताया। इसे मायूसी हुई, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। मुझे पूरी कहानी सुना, तुमने इतनी बड़ी बात नहीं बताई मुझे। हाले पुरजोश भी थी और सारा किस्सा सुनने के लिए बेताब भी। चलो टाक्सम चलते हैं, वहीं बैठकर सुनाती हूँ, वो हंसकर बोली। चंद कदम का फासला था, बातों ही में कट गया। वो स्क्वायर पर आई तो शाम में हुई बारिश से गीली सड़क अभी तक चमक रही थी। हया ने बेख्तियार अपने पांव को देखा। यही टूटी थी मेरी हील। इसने धीरे से मुस्कुराते हुए अपनी मुरम्मतशुदा हील को देखा। लड़की के लकड़ी की बहुत बारीक हील अब बिल्कुल ठीक लग रही थी। फिर कितना ख्वार कराया था इसने उस दिन। सुर्ख हील, सुर्ख और बरसती बारिश, इसे बहुत कुछ याद आया था। आओ पार्क में चलते हैं। हाले से बुला रही थी, मगर वो इसी तरह खड़ी सर झुकाए अपनी हील को देख रही थी। लम्हे भर को इसके गिर्द जगमगाते स्क्वायर हवा में तहलील हो गया। सारी आवाजें बंद हो गई। वो बिल्कुल साकित खड़ी अपनी हील देख रही थी। यहीं टूटी थी इसकी हील, यहीं यहीं। Snapped there a blooded pine, spread there some tears divine, round the emerald crucified, and the freedom gratified, a love lost in symbolic smell under which the lines dwell. एक एक करके फसल के सारे टुकड़े जुड़ते गए। ऑबलस का निशान किस चीज का निशान था भला? हया, ये आदमी हमें फॉलो कर रहा है। हाले ने इसका बाजू झंझोड़ा। वो हाले की तरफ मुतवज्जा नहीं थी। किसी ख्वाबदीदा कैफियत में बड़बड़ाई। टाक्सम पूरे 6 हुरूफ। इसकी आंखों में बेयकीनी थी। इसने पजल हल कर लिया था। हया, ये आदमी हमारे पीछे आ रहा है। हाले की आवाज में जरा सी घबराहट थी। वो जैसे किसी ख्वाब से जागी और पलट कर देखा। सड़क के उस पार खड़ा शख्स इसे देखकर मुस्कुरा रहा था। वो एकदम बर्फ का मुजस्मा बन गई। इसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो इसके चेहरे को कैसे भूल सकती थी? अब्दुल रहमान पाशा। आने के साथ और इनफरादी कितनी ही तस्वीरों में वो इसे देख चुकी थी। वो इसे देखकर जिस शनासाई से मुस्कुराया था, इससे साफ जाहिर था कि वो इसे पहचान चुका था। चलो वापस स्ट्रीट में चलते हैं। वो हाले का हाथ थामे तेजी से वापस पलट गई। लोगों के रश से में जगह बनाते तेज तेज कदमों से फुटपाथ पर चलते हुए वो दोनों इस शख्स से दूर जा रहे थे। जब हया को यकीन हो गया कि वो इनको खो चुका है, तो इस तरह हाले का हाथ मजबूती से पकड़े एक कॉफी शॉप में आ गई। पता नहीं कौन था। उन्होंने एक कोने वाली मेज का इंतखाब कर लिया। हाले गर्मा गर्म कॉफी लेकर आई और अब दोनों आमने सामने बैठी इस आदमी के बारे में तबादला ख्याल कर रही थी। हाँ, पता नहीं कौन था। इसने लाताल्लुकी से शाने उचका और गर्म कप लबों से लगाया। एकदम ही कॉफी का घूंट किसी तल्ख जहर की तरह इसकी गर्दन में जकड़ गया। इसे सामने से पाशा आता दिखाई दिया। वो कॉफी शॉप में दाखिल हुआ। इन्हें पता भी नहीं चला। हाले वो इधर ही आ गया है। इसने सरासंगी सी कैफियत में कप नीचे किया। हाले ने परेशानी से पलट कर देखा। वो ऐन इनके सर पे आ पहुंचा था। क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकता हूँ, मिसेस जहां सिकंदर? कुर्सी की पुष्ट पे हाथ रखकर खड़े इसने मुस्कुराते हुए पूछा। जी जरूर। इसने कप पे अपनी गिरफ्त मजबूत करते हुए बज़ाहिर मुस्कुरा कर कहा। हाले ने इसे आंखों में इशारा किया था। हया ने समझकर सर को इस बात में जरा सी जुम्बिश दी। जैसे ही वो कुर्सी खींचकर बैठने लगा, हया ने गर्मा गर्म कॉफी इसके चेहरे पे उलट दी। यहाँ होती है हमारी एपिसोड 7 खत्म। अब देखते हैं कि एपिसोड 8 में क्या होता है। क्या पाशा इस बात का बदला लेगा हया से, और वो पाशा जो इतना बड़ा डॉन है वो, और ये कि वो अब हया से क्या चाहता है। इन तमाम राज़ों से पर्दा उठाने के लिए आपको देखनी पड़ेगी एपिसोड 8। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।